मानव शरीर जिसे कि हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में फ्रेंड्स इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसे कि हम स्टैपिस या स्टेप्स बोलते हैं कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कानों में। मनुष्य के कानों में फ्रेंड्स सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपिस, जिसे कि हम स्टेप्स भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड, देखो ये जैसे मनुष्य के कान होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टेपिस हड्डी जो कि स्टेप्स हड्डी है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य के कानों में, कहाँ पर होती है? तो फ्रेंड्स ये जो हिस्सा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हड्डी है फ्रेंड, इसी को हम स्टेप्स यानी कि स्टेपिस हड्डी कहते हैं, जो कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। और मैंने आपको बताया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। आपको बता दूं फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां पाई जाती है। फ्रेंड देखो, मनुष्य के कानों में टोटल मिला के 6 हड्डियां पाई जाती है, 3 + 3, मतलब एक कान में 3, दूसरे कान में 3, यानी कि कुल मिला के 6 हड्डियां होती हैं मनुष्य के कानों में। और फ्रेंड्स ये जो एक कान में जो 3 हड्डियां होती हैं, इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इनके नाम है मैलियस, स्टेप्स, तीसरा है इनकस। ये 3 हड्डियां होती हैं जो कि मनुष्य के एक कान में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुल मिला के कितनी हड्डियां हो गई? दोनों कानों को मिलाकर 6 हो गई। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, मनुष्य के कान में 3 हड्डियां होती हैं जिसका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेप्स, जो कि स्टेप्स जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है फ्रेंड्स? वो होती है फीमर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फीमर को हम जांग की हड्डी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है मनुष्य के पैरों में। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं जिसे कि हम आरबीसी के नाम से जानते हैं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में फ्रेंड्स, वो होता है अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन सी सही हो गया हमारा, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। आरबीसी की अगर हम बात करें फ्रेंड, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। ये भी आपने याद रखना है, एरिथ्रोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम होता है। लाइफ साइकिल पूछा जाता है, यानी जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो वो होता है 120 दिन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कोशिका, जिसे कि हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा जो प्लीहा होता है, प्लीहा, ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। ठीक है, और आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट, मैंने आपको ऊपर ही बताया अभी। और जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। ये भी आपने याद रखना है। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है उसे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय बोलते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अग्नाशय से जुड़े, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इंसुलिन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? आप बोलोगे अग्नाशय स्रावित करती है। आपसे पूछा जाता है कि अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो प्यासीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? आपका आंसर होगा अग्नाशय। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आपको जो ऊपर आरबीसी वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें फ्रेंड्स ये आपको दिख रहे हैं, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आरबीसी सर कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे आपके सामने ये फिगर में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी समझ सकते हो कि चीज़ें मैं आपको फोटो से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें और कभी भी फ्रेंड्स आप भूलो ना, और एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे मेरी ये वीडियो। मैं यही चाहता हूँ फ्रेंड्स आप सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पसलियों को हम रिब्स भी बोलते हैं। अभी फोटो से मैंने आपको समझाया था, देखो ये होते हैं रिब्स। और कितने रिब्स होते हैं तो आप फोटो में देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 नंबर तक जा रहा है, मतलब कि 12 रिब्स होते हैं। ये आपने याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 12। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फोटो से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 12 रिब्स हैं हमारे शरीर में। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कितने जोड़े रिब्स होते हैं, तो हमारे 12 जोड़े रिब्स होते हैं हमारे शरीर में। कुल मिला कितने होते हैं? 24 होते हैं। वैसे जोड़े में पूछा जाए तो 12 जोड़े होते हैं। और मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, 12 बाएं होते हैं, 12 दाएं होते हैं। ठीक है, कुल मिला के 24 हो गए। ठीक है, और जोड़े में कितने हो गए? 12 हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी 32 फीट। मानव की जो फ्रेंड्स पाचन नली होती है लगभग 32 फीट की होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश अंग किस अंग में संपन्न होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी छोटी आंत। छोटी आंत को फ्रेंड्स हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। दो प्रकार के आंत होते हैं फ्रेंड, देखो एक बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है। अगर इसका नाम छोटी आंत है तो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि मनुष्य का शरीर होता है उसमें जो कौन सी आंत होती है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जो छोटी आंत होती है फ्रेंड, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। नाम बेशक इसका छोटी आंत है लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो फोटो से हम समझते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने मनुष्य का जो पाचक तंत्र होता है जिसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, वो आपके सामने फ्रेंड्स का डायग्राम है। थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि ये जो पाचक तंत्र होता है ये होता क्या है और इसमें कौन कौन से अंग होते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखो ये जो दिख रहा है आपको फ्रेंड्स ये संतरी कलर का, ठीक है, इसे हम स्टमक बोलते हैं और हिंदी में इसको हम बोलते हैं अमाशय, ठीक है। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए फटाफट से। और फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे जो हम बार बार बात कर रहे थे ना अग्नाशय की, यानी जिसे हम पेंक्रियाज बोलते हैं फ्रेंड्स, वो ये चीज़ है। देखो यहाँ पे जो आपको हल्का सा हरे रंग का दिख रहा है, ठीक है, ये अब यहाँ पे साइड में पीले रंग का हो गया, इसी को हम पेंक्रियाज बोलते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। और यहीं पे फ्रेंड्स अग्नाशय डक्ट भी होता है, यानी अग्नाशय वाहिनी भी होता है इसी के साथ में, ठीक है, अग्नाशय के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपको लाल रंग का दिख रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो लाल रंग की है, जिसे कि हम लीवर बोलते हैं और हिंदी में इसको हम बोलते हैं यकृत। ये भी आपने याद रखना है। और उसके फ्रेंड्स आपको ये जो गाढ़े हरे रंग का दिख रहा है, ठीक है, जिस पे आगे गॉल ब्लैडर लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में इसी को पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है पित्ताशय के बारे में, ठीक है। तो पित्ताशय के बारे में पता लग गया आपको। अब हम बात करते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत की। देखो फ्रेंड्स ये जो हरे रंग का दिख रहा है, ठीक है, मोटा सा पाइप जैसा, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या बोल सकते हैं इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। और ये जो संतरी कलर के छोटे छोटे पाइप्स दिख रहे हैं आपको फ्रेंड्स ट्यूब जैसे, ये है छोटी आंत, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी फ्रेंड्स ये जब मैं टॉपिक करवाऊंगा आपको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पाचक तंत्र, तब मैं आपको पूरा और डिटेल में समझाऊंगा, जितने भी पार्ट्स हैं और क्या क्या इनका काम होता है सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव शरीर की छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई के बीच का अनुपात कितना होता है? 5:1 होता है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में मौजूद आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए संख्या में वृद्धि हो जाती है फ्रेंड्स। आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है फ्रेंड्स जो लोग उच्च ऊंचाई पर रहते हैं या बोल सकते हो जो पहाड़ों पर रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है। देखो मैंने आपको फोटो में समझा देता हूँ कि ये चीज़ जो है आरबीसी है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इस टाइप के जो राउंड राउंड सेल दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आरबीसी है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन होता है। इसी कारण से फ्रेंड्स आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स पुरुषों में जो संख्या होती है 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं होता है कभी भी, ठीक है। स्त्रियों की आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि जो स्त्रियों में जो आरबीसी की संख्या होती है ना फ्रेंड्स वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में ज़्यादा होती है महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो आपका आंसर होगा स्त्रियों में ज़्यादा होती है, यानी महिलाओं में ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सोते वक्त मनुष्य का जो आरबीसी निर्माण दर है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे तो ये बताया कि पहाड़ों पर क्या होता है आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन सोते वक्त मनुष्य का जो आरबीसी का निर्माण दर होता है फ्रेंड्स वो घट जाता है। ये आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मेरी कोशिश यही है कि जो एग्जामिनर है ना जो पेपर सेट कर रहा है वो जिस भी लेवल तक सोच सकता है वो मैं आपको सभी क्वेश्चन आपको अपनी वीडियो में करवा दूं। और सबसे अगला क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। देखो ये आपके सामने मैंने मानव मस्तिष्क का डायग्राम रखा है, ठीक है। यहाँ से आप समझिए कि मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ पर होता है फ्रेंड। देखो ये चीज़ होती है लाल लाल दिख रही है आपको, हाइपोथैलेमस होती है, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, कौन सी होती है जिसे कि हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो फ्रेंड्स वो ये चीज़ है, ठीक है।
वो भी मानव मस्तिष्क का ही हिस्सा है, फिर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेरेब्रम, सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे मानव शरीर का, वो होता है सेरेब्रम। तो ये आपको जो पीले रंग का दिख रहा है सेरेब्रम, ठीक है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपसे बताया कि मानव के मस्तिष्क में समरण क्षमता कहाँ होती है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा, वो फ्रेंड्स ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। कहीं पे आपको 1450 ग्राम तक भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट होता है 1200 से 1450 ग्राम के बीच में एग्जाम में, इसमें से इसके बीच की वैल्यू आपको दे देंगे, कहीं पे आपको 1450 ग्राम दे देंगे, कहीं पे 1400 ग्राम दे देंगे, कहीं पे 1350 ग्राम दे देंगे। तो आपको याद रखना है 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है मानव मस्तिष्क का वजन। और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है, जिसे कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ये जो सेरेब्रम है, ये जो पीले रंग का आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, यही है सेरेब्रम, ठीक है, पूरा का पूरा हिस्सा जिसने कवर किया हुआ है। और एक क्वेश्चन और पूछा था एग्जाम में, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाले रोग को क्या कहते हैं, आंसर है मेनिंजाइटिस। ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, सही आंसर है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है फ्रेंड्स, ये मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो फोटो में, ये जो हमारा मानव मस्तिष्क है, ये जो फ्रेंड्स लाल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, फोटो में मैंने आपको समझा दिया। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में जो अक्सर पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है, यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है और हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है, ठीक है। ये तो बात हो गई किसके बारे में फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस के बारे में। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और हाइपोथैलेमस प्यास लगना, भूख लगना, नींद को महसूस करना इत्यादि क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। तो इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मानव शरीर के तापमान की बात हुई थी, ठीक है, कौन नियंत्रित करता है, फ्रेंड्स यहाँ पे ना मानव शरीर के तापमान की बात हुई थी, ठीक है, कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। तो मानव शरीर का तापमान भी हम देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, तापमान अलग अलग स्केल पे अलग अलग होता है, तो मैं आपके लिए तीनों लेकर आया हूँ। सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। फ़ारेनहाइट पे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और केल्विन पे कितना होता है, 310 केल्विन होता है। तो तीनों एक ही है, पर अलग अलग स्केल पे अलग अलग इनकी वैल्यू होती है। और एग्जाम में फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट वाला और केल्विन वाला अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर जरूर करना, फीडबैक भी जरूर देना। और अगला क्वेश्चन, अस्थि एवं दांत निर्माण में किन की आवश्यकता होती है, सही आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है अस्थि एवं दांत निर्माण में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कैल्शियम का जो रासायनिक चिन्ह होता है वो Ca होता है और परमाणु संख्या होता है कितना, 20। फास्फोरस का रासायनिक चिन्ह कितना होता है, P होता है और परमाणु संख्या क्या होता है, 15 होता है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 206। एक वयस्क मनुष्य जो होता है फ्रेंड्स, इसके शरीर में कुल हड्डियां यानी कि अस्थियां होती हैं 206। ये तो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और पूछा जाता है कि नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं, लगभग 300 अस्थियां होती हैं, लगभग की बात हो रही है, यानी कि 280 से 300 के बीच होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैंने अभी स्टार मार्क किया है। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है और स्थान परिवर्तित कर सकती है, सही आंसर है ऑप्शन बी मंडिबिल बोन। मंडिबिल बोन जो है यानी कि मंडिबिल अस्थि जो है, ये ऐसी अस्थि है मानव शरीर में जो कि हिल सकती है और अपना स्थान परिवर्तित कर सकती है। तो फ्रेंड देखो, फोटो में आपको समझा देता हूँ। अगर फ्रेंड्स ये जो आप दिख रहा है, जैसे कि आप अपना जॉ भी बोलते हो, ठीक है, ये वाली जो हड्डी होती है ना, ठीक है, सामने से जो हमारे दांतों के जस्ट नीचे नीचे ये जो होती है, जिसको फ्रेंड्स आप लेफ्ट राइट आगे पीछे भी हिला सकते हो, और साइड से आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का है। यही फ्रेंड्स हड्डी है जिसका नाम है मैंडिबल, ठीक है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में ना पूछा जाता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं तो होता है 29 होती हैं, ठीक है। कहीं भी फ्रेंड्स 28 भी दिया होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट सही आंसर होता है वो 29 होता है, ठीक है। तो हमें 28 भी याद रखना है, 29 भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दांत का इनेमल। जो हमारा दांत होता है फ्रेंड्स, उसका जो इनेमल वाला पार्ट होता है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये जो फ्रेंड्स वाइट वाइट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, यही है दांतों का इनेमल, ठीक है। तो ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, हमारा जो मानव शरीर होता है, इसमें सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और आप सभी को पता भी होगा इसका आंसर। तो वो है ऑप्शन सी, फीमर हड्डी, ठीक है। मेन होता है फ्रेंड्स फोटो से समझना, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये मानव शरीर आपके सामने है। ये वाली जो हड्डी होती है ना, देखो इसका दूसरा नाम होता है जांग की हड्डी, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रेंड जांग होता है, यानी ये जो हड्डी दिख रही है ना आपको, लाल रंग की दिख रही है ना आपको सामने, यही है फीमर हड्डी, जो कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है। ये आपने याद रखना, नाम क्या है? फीमर हड्डी, और इसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी पेशियां होती हैं और उसको जो अस्थि से जोड़ने वाली जो संरचना है, उसे क्या बोलते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, टेंडन। टेंडन या बोल सकते हो कंडरा, ये पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना का नाम है। फोटो से हम समझते हैं हम इसको। देखो ये जो फ्रेंड्स आपको लाल लाल दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये क्या है हमारा? ये हमारी पेशियां हैं, यानी कि ये हमारी क्या है? मसल्स हैं। और ये हमारी क्या है फ्रेंड्स? हड्डी, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारी हड्डी है। तो हड्डी को और ये जो फ्रेंड्स आपके सामने पेशियां हैं, इनको कौन जोड़ रहा है आपस में? तो इनको जोड़ रहा है फ्रेंड्स टेंडन। टेंडन क्या है? ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है आपको, ये यही जोड़ता है इसको आपस में। इसी को हम टेंडन बोलते हैं या कंडरा बोलते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको मैं फोटो से समझा रहा हूँ तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो दो हड्डियाँ होती हैं, ये आपस में किससे जुड़ी रहती है? तो आपका आंसर होगा अस्थिबंध। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है आंसर देखिए लिगामेंट्स। तो अस्थिबंध को इंग्लिश में लिगामेंट्स बोलते हैं। तो आपने लिगामेंट्स नाम याद रखना है, जो जोड़ता है दो हड्डियों को आपस में। और पूछा जाए कि पेशियों को अस्थि से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, जिसको कि हम कंडरा बोलते हैं। तो टेंडन नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? सही आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कंठछेद। कंठछेद जिसे कि हम उपकंठ भी बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसका एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस इंग्लिश में नाम होता है और एग्जाम में ये ऑप्शन देखिए पूछा जाता है। तो भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस द्वारा बंद हो जाता है। फोटो से हम फ्रेंड्स ये समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा मुंह है, ठीक है। यहाँ से जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, ये हमारी जीभ होती है, और जीभ की जस्ट नीचे फ्रेंड्स ये एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे ना दो पाइपें होती हैं फ्रेंड्स। देखो ये वाली जो पाइप होती है फ्रेंड्स, देखो एक पाइप यहाँ पे आपको दिख रही है, ये पाइप है विंड पाइप, जैसे कि फ्रेंड्स हम सांस लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा होता है? फूड पाइप होता है, जिससे कि हम खाना हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। तो यहीं पे फ्रेंड्स क्या होता है? यहाँ पे होता है एक एपिग्लॉटिस, ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। यही क्या करता है, जब भी हम खाना खाते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है? इसको बंद कर देता है, इस चीज़ को बंद कर देता है, ठीक है, ताकि खाना हमारे किसमें ना जाए, खाना हमारे किस में ना जाए फ्रेंड्स? श्वसन मार्ग में ना जाए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ईसीजी का उपयोग डैश के कामकाज के पता लगाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड देखो, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये हृदय के कामकाज का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, हृदय। अब फोटो से समझते हैं फ्रेंड, देखो ईसीजी कैसे वर्क करता है फ्रेंड। कुछ इस प्रकार की मशीन होती है, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इस तरह के लगाए जाते हैं कुछ, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये मतलब क्या करता है? रीडिंग नोट्स करता है। और रीडिंग्स कैसा आता है फ्रेंड? इस तरह से आता है ग्राफ में, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स इस तरह का ग्राफ है ना, देखो अब देख रहे हो कि बिल्कुल एक जैसा ही है ना। तो इसमें इससे क्या पता लग रहा है कि जो ईसीजी हुआ किसी भी इंसान का, उसका नॉर्मल है ईसीजी। लेकिन अगर कहीं पे ग्राफ ऊपर नीचे आता है, जैसे ये ग्राफ यहाँ पर देख रहे हो बराबर है, ठीक है, ऊपर नीचे आए, तो मतलब इससे पता लगता है कि उसके दिल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर ऊपर नीचे आए, ठीक है, एक जैसा ना आए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हृदय के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है फ्रेंड्स ईईजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ईईजी का, ये मस्तिष्क के लिए होता है।
और एक और इम्पॉर्टेंट है वो है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, जिससे कि हम हड्डियों की कमजोरी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में 25 से ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। और फिर इसके बाद ना मैंने आपके लिए वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए रिवीजन वाला पार्ट भी रखा है, मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाए हैं फटाफट से रिवाइज भी करवाऊंगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ और याद हो जाए। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं? सही आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है इसे हम आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम वाले एक व्यक्ति में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र को फ्रेंड्स हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि किसी इंसान को अगर डाउन सिंड्रोम की बीमारी है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति की कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 47। देखो फ्रेंड्स, जो नॉर्मल मनुष्य होता है ना उसमें 46 होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले में कितने होंगे? 47 होंगे। ठीक है, ये मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 47 क्रोमोसोम है। अगर किसी भी इंसान को डाउन सिंड्रोम है तो आप फोटो से समझिए फ्रेंड्स कि जो 47 कैसे हो रहे हैं। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स 21वां क्रोमोसोम होता है ना, ये आपने याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा गुणसूत्र पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 21वां। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे सभी में 2-2 हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हो रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है ना फ्रेंड, इसी की वजह से फ्रेंड डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है। तो आप देख सकते हो, वैसे तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसान में कितने होते हैं? 23 जोड़े। 23 जोड़े मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल इंसान में, लेकिन जिसको प्रॉब्लम होगी डाउन सिंड्रोम की उसमें एक एक्स्ट्रा होगा तो कितने हो जाएंगे? 47 में। लेकिन जिसको प्रॉब्लम होगी डाउन सिंड्रोम की उसमें एक एक्स्ट्रा होगा तो कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, इस्केमिया। इस्केमिया से संदर्भित किया जाता है मानव शरीर में अगर रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रुधिर समूह की श्रेणी से संबंधित है? सर्वग्राही रुधिर समूह का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब ऐसा रक्त समूह जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, यानी खून ले सकता है, उसी को हम सर्वग्राही रुधिर समूह कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, AB। ये जो AB ब्लड ग्रुप है फ्रेंड्स, ये सर्वग्राही रुधिर समूह कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। रक्त समूह AB वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि यह किसी अन्य प्रकार से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर समझाई। अब एक और इम्पोर्टेंट लाइन, जो O ब्लड ग्रुप वाले होते हैं फ्रेंड्स, इनको सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त प्रवाह में ना तो एंटीजन A होता है और ना ही B होता है, जिसके कारण वह किसी अन्य ब्लड ग्रुप को रक्तदान कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फॉल्स रिब्स जिसे कि हम झूठी पसलियाँ तथा फ्लोटिंग रिब्स जिसे कि हम तैरती पसलियाँ किस अंग में पाई जाती हैं? फोटो से समझाऊंगा फ्रेंड्स कि झूठी पसलियाँ और तैरती पसलियाँ कहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वक्षीय पिंजर। वक्षीय पिंजर में पाई जाती हैं झूठी पसलियाँ और तैरती पसलियाँ। झूठी पसलियों इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स। और तैरती पसलियों क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स। फोटो से हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने वक्षीय पिंजर ड्रॉ किया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थॉरैकिक केज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैंने फ्रेंड्स आपको ऊपर क्या बताया था, मानव शरीर में कितने जोड़ी रिब्स यानी कि पेशी पाई जाती है? मैंने आपको बताया था 12 पेशी पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ फोटो से समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था 12 जोड़े पेशी होती है, यानी 12 जो रिब्स होती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना फ्रेंड्स। देखो, जो 1 से लेके जो 7 तक की जो पेशी होती है, ठीक है, यानी 1 से लेके जो 7 तक की जो रिब्स होती है, इसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, यानी कि असली पेशी बोलते हैं। और उसके बाद जो 8 से लेके जो 12 तक हुई ना फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, यानी कि हमारे क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड्स? झूठी पसलियाँ। और इसी के बीच में फ्रेंड्स जो 11वीं और 12वीं वाली होती है ना फ्रेंड, देखो जो 11वीं वाली है और ये 12वीं वाली है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि तैरती पेशी। ठीक है, और ये जो 8 से लेकर जो 12 तक है पूरी को हम बोलते हैं झूठी पेशी।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो यहाँ पे फोटो से, ये जो हो गए 8 से लेके 12 तक ये फॉल्स रिब्स है, जिसमें कि 11वां वाला ये जो आप देख रहे हो जो तो आपको तैरता हुआ दिख रहा है, मतलब ठीक है, इसी को हम बोलते हैं तैरती पेशी यानी कि फ्लोटिंग रिब्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 72 बार। मानव का जो हृदय होता है यानी कि ह्यूमन हार्ट होता है फ्रेंड्स, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये आपने याद रखना है। और एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी कितने कोष्ठक होते हैं। आपका आंसर होगा मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछा जाता है कि जो मनुष्य का हृदय का जो धड़कन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो जब एक बार धड़कता है तो दूसरी बार धड़कता है, इसके बीच में कितना गैप होता है? तो फ्रेंड्स का आंसर होगा 0.8 सेकेंड का गैप होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दो धड़कन के बीच में जो समय होता है फ्रेंड्स, यानी डिफरेंस होता है, वो 0.8 सेकंड का होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछ लेते हैं कि मनुष्य का जो धड़कन होता है फ्रेंड्स, मनुष्य का जो हृदय होता है ये कब आराम करता है? तो आप तो फ्रेंड्स यही बोलोगे ना कि मनुष्य का हृदय जो होता है कभी आराम नहीं करता, लेकिन फ्रेंड्स मनुष्य का हृदय आराम करता है। ये दो धड़कनों के बीच में जो फ्रेंड्स ये समय मिल रहा है ना, इसी समय के बीच में फ्रेंड्स मनुष्य का जो हृदय होता है वो आराम कर लेता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यानी कि दो धड़कनों के बीच में जो समय होता है उस समय में मनुष्य का हृदय जो होता है वो आराम कर लेता है, यानी रेस्ट में हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? मेरुदंड का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए 33। मनुष्य का जो मेरुदंड होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है वो 33 अस्थियों से निर्मित होता है। आपके सामने फ्रेंड्स मैंने फोटो शो की, भैया फोटो से आप समझिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पे फ्रेंड देखो जो अस्थियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। ये जो ऊपर वाली अस्थियाँ होती हैं ये 7 होती हैं, कैर्विकल बोलते हैं। ये जो नीले रंग की दिख रही है आपको, पर्पल कलर की, इसे हम बोलते हैं थॉर्किक, जो कि 12 होती हैं। ये जो पीले रंग की आपको दिख रही है ये है लंबर, 5 होती हैं। उसके बाद ये हरे रंग की है सैक्रम, ये है 5 जो कि फ्यूज होती है। और उसके बाद है लास्ट वाली कॉकेस जो कि 4 होती है। इसमें जिसको आप जोड़ोगे 12 7 19, 19 5 कितने 24, 24 5 कितने फ्रेंड्स 29, और 29 4 कितने 33, यानी कि 33 अस्थियां होती हैं मनुष्य के मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड में। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने सभी स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। देखो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी हड्डी जो है कि जो कि अपनी जगह से स्थान बदल सकती है। अब क्वेश्चन आ गया कि सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फिबुला हड्डी। फिबुला हड्डी जो है फ्रेंड्स ये मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है। आप फोटो समझिए फिबुला हड्डी होती कहाँ पे है। देखो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको क्या बताया था, ये है फीमर जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हड्डी आप ये देख रहे हो, लेकिन इसके साथ ही फ्रेंड्स एक पतली सी हड्डी होती है जो आपको लाल रंग का दिख रहा है ना, ये जो आपको लाल रंग का दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं फिब्युला हड्डी, जो कि मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी होती है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फिब्युला हड्डी कहाँ पाई जाती है, कहाँ स्थित होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, आपका आंसर होगा टांगों में। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का नाम बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रतिपिंड मांसपेशी। प्रतिपिंड मांसपेशी जो होती है एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशी होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। सबसे छोटी मसल्स पूछी गई है फ्रेंड्स हमसे, तो ऊपर मैंने आपको बताया था सबसे छोटी हड्डी, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, उसका नाम था स्टेप्स। ठीक है, जैसे कि हम स्टैपिस भी बोलते हैं। अब आपसे पूछा गया है बताइए फ्रेंड्स सबसे छोटी मांसपेशी, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्टैपेडियस। स्टैपेडियस मांसपेशी जो है, नाम दोनों फ्रेंड्स एक जैसे ही हैं। देखो स्टैपिस है ये स्टैपेडियस है। ये सबसे छोटी मांसपेशी है जो कि सबसे हमारे मानव शरीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाता है, वो है कानों में। ये भी आपने याद रखना है। दोनों में खास बात क्या थी कि जो सबसे छोटी हड्डी है और सबसे छोटी जो मांसपेशी है दोनों कानों में ही पाई जाती है मानव शरीर में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पता लग गया। फोटो समझ लेते हैं कहाँ पर होता है फ्रेंड्स। देखो ये स्टैपेडियस जो मांसपेशी है फ्रेंड्स वो ये वाली है, दिख रही है ना आपको, ये सबसे छोटी होती है ये। और इसी के साथ फ्रेंड्स सबसे छोटी हड्डी भी होती है इसके साथ जुड़ी, जो कि स्टैप्स होती है। ठीक है, दोनों आपने याद रखना है। स्टैपेडियस सबसे छोटी मांसपेशी और स्टैपिस सबसे छोटी अस्थि यानी कि सबसे छोटी हड्डी।
किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो होता है इस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उंगली की हड्डियों को डैश के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, फालंगेस। फालंगेस जो होता है फ्रेंड्स, ये उंगली की हड्डियों को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अस्थियों के किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स अस्थियों में, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है अस्थियों में, यानी कि ह्यूमन बोन्स में, यानी हड्डियों में। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ना कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो होता है CA3PO4 ट्वाइस। ठीक है, CA3PO4 जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन बी, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स जो होता है फ्रेंड्स, ये कलाई की हड्डियों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के जो है फ्रेंड्स, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। विटामिन के बारे में कुछ जान लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ये आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है और कौन सा विटामिन जो होता है पानी में घुलनशील होता है। देखो फ्रेंड्स, दो तरह के विटामिन देखो, जो BC होता है ना, BC, और विटामिन होता है कीड़ा। आपको नाम याद रखना है, कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब पूछेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, कीड़ा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, यह है वसा में घुलनशील। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है फ्रेंड्स, ये पुरुष सेक्स हार्मोन है, ये आपने याद रखना है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि महिलाओं के मुख्यतः 2 सेक्स हार्मोन कौन से हैं? आंसर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो आपसे पूछेंगे कि एस्ट्रोजन क्या है या प्रोजेस्टेरोन क्या है, आप बोलोगे फ्रेंड्स ये महिलाओं का सेक्स हार्मोन है। और पुरुषों का कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फेफड़े किसके प्राथमिक अंग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन, जिसे कि हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। श्वसन का प्राथमिक अंग है फेफड़े, जिसे कि हम लंग्स भी बोलते हैं। फेफड़ों को हम लंग्स भी कहा जाता है। और 2 फेफड़े होते हैं मानव शरीर में, आप ये देख सकते हो। एक फेफड़ा ये हो गया, दूसरा फेफड़ा ये हो गया, एक सामने जो दिख रहा है आपको फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रीनलिन। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का निर्माण करता है। और फ्रेंड्स अगर कोई इंसान जो होता है वो अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएगा तो उसे घेंगा रोग हो जाता है, जिससे कि फ्रेंड्स जो गला होता है वो काफ़ी सूज जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन ए, प्लूरा झिल्ली। प्लूरा झिल्ली जो होता है फ्रेंड्स, ये फेफड़ों की सुरक्षा हेतु एक प्रकार की झिल्ली है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आपको बता दूं, मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, ऊपर ही मैंने आपको बताया था। और ये रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा फेफड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये जो प्लूरा झिल्ली होता है ये कहाँ पर होता है। देखो फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है ना पिंक कलर का, गुलाबी रंग का, ये क्या है? हमारा फेफड़ा है। ठीक है, 2 फेफड़े हैं हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो आपको ऊपर एक दिख रही है ब्लू रंग की लाइन, ठीक है, ब्लू रंग का दिख रहा है ना कवर, इसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं क्या? प्लूरा झिल्ली, जो कि फ्रेंड्स क्या करता है? फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। और फ्रेंड्स अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, ये भी फ्रेंड्स हमारे जो फेफड़े होते हैं इसी को प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3 प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं मानव शरीर में। कुल 3 जोड़ हमारे शरीर में मौजूद हैं। एक होता है फिक्स्ड या अचल जोड़, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? थोड़ा कम हिलने वाला, जिसे कि हम कार्टिलेजिस जोड़ कहते हैं। और तीसरा कौन सा होता है? हर जगह हिलने वाला, जिसे कि बोलते हैं सिनोवियल जोड़। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय शोषण कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 2। कोशिकीय शोषण कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों में पूरा होता है। कोशिकीय शोषण कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों, जिसे कि कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रैब के माध्यम से पूरा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय के समान दर पर। तो जो मानव कलाई का जो नाड़ी होता है वो स्पंदन करता है, आप देखते हो वो हिलती है, वो हृदय के समान दर पर हिलती है। और एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कने की औसत दर कितनी होती है? 72 पर मिनट। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। कहने के लिए 40 क्वेश्चन थे, पर जितनी आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी फ्रेंड्स, ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन जो थे एग्जाम ओरिएंटेड थे। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो है रिवीजन। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं और फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं रिविज़न, और लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जिसे कि स्टेप्स के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है कान में। रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा, जिसे कि हम बोन मैरो भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती हैं। आंसर है अग्नाशय। मानव शरीर में पसलियों में के कितने जोड़े होते हैं? आंसर है 12। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आंसर है 32 फीट। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही आंसर है छोटी आंत। उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? संख्या में वृद्धि। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? आंसर है मेडुला ऑब्लंगेटा। मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? आंसर है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, अस्थि एवं दांत निर्माण में किनकी आवश्यकता होती है? आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस की। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 206। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। सही आंसर है मंडिबल बोन। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? आंसर है दांत का इनामेल। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? कंडरा टेंडन। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? आंसर है कंठछेद, जिसे कि हम उपकंठ के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ईसीजी का उपयोग डैश के कामकाज का पता लगाने के लिए किया जाता है। आंसर है हृदय। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं? आंसर है एड्रेनलिन। डाउन सिंड्रोम वाले एक व्यक्ति में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? आंसर है 47। मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इस्केमिया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, जो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रुधिर समूह की श्रेणी से संबंधित है? आंसर है AB। फॉल्स रिब्स, जिसे कि हम झूठी पसलियाँ कहते हैं, तथा फ्लोटिंग रिब्स, जिसे कि हम तैरती पसलियाँ कहते हैं, किस अंग में पाई जाती है? आंसर है वक्षीय पिंजर। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आंसर है 72 बार। मनुष्य के मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? आंसर है 33। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं? आंसर है फिबुला हड्डी। एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का नाम बताएं? आंसर है प्रतिपिंड मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए? आंसर है स्टेपिडियस मांसपेशी।
किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? आंसर है मायोग्लोबिन। उंगली की हड्डियों को डैश के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है फालंगेस। अगला क्वेश्चन, अस्थियों के किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। 25 से ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं हर एग्जाम में, इवन हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है मेटाकार्पल्स। रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? आंसर है विटामिन के। इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? आंसर है टेस्टोस्टेरोन। फेफड़े किसके प्राथमिक अंग है? आंसर है श्वसन के। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? आंसर है एड्रेनालिन। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह, आंसर है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? आंसर है प्लूरा झिल्ली। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं? आंसर है 3। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? आंसर है 2। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? आंसर है हृदय के समान दर पर। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। कहने के लिए 40 क्वेश्चन थे, पर जितनी आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी फ्रेंड्स, ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि टेस्ट। जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं फ्रेंड्स, उन्हीं क्वेश्चन का फ्रेंड्स ये टेस्ट है। ठीक है, आपने जो अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी है ये भी आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टैपिस कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। फ्रेंड्स, मैंने आपको टेस्ट भी करवा दिया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, टेस्ट आपने जरूर अटेम्प्ट करना है ईमानदारी से। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारा डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी जो स्टूडेंट है, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जरूर के लिए यूजफुल है। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।